हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज अपन एक बहुत ही आईएमपी टॉपिक कक्षा 11वीं का जो अपन यूनिट पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना वाली सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट, ठीक है। उसका एक बहुत ही आईएमपी टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा उसकी सीमाएं अपन पढ़ेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इट्स लिमिटेशन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देखो, रदरफोर्ड के जो हम विस्तृत मॉडल है उसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम में हमको जो बनाना है ना, वो ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। जो मैं अभी दो डायग्राम आपको बनाऊंगा वो आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना, वो सिर्फ समझने के लिए है। देखो तो क्या है, ये मान लो हमारा ये परमाणु है, ठीक है, और यहाँ बीच में हमारा ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, इसका धनावेशित रहेगा, ठीक है। तो ये नाभिक है ना, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। परमाणु की तुलना में अभी कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है आप अभी देखेंगे, हम पढ़ेंगे जब, बहुत छोटा होता है ये। अगली चीज़ हम जो वीडियो में पढ़ेंगे वो देखेंगे कि यहाँ पे हम अल्फा कण के बारे में समझेंगे, अल्फा कण होते क्या हैं। साथ ही यदि अल्फा कण क्या होते हैं, यदि हम इस परमाणु में गुजारें तो इससे हमको परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में कैसी जानकारी मिलती वो देखेंगे, ठीक है। ये अल्फा कण क्यों सीधे निकल गए, उससे क्या जानकारी निकलेगी। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए तो क्या जानकारी मिलेगी। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से यदि वापस आ जाते हैं, जिस मार्ग से जाते हैं वहीं से वापस आ जाते हैं, तो इन सभी से हमको परमाणु की संरचना के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि परमाणु मॉडल कैसा होगा। रदरफोर्ड ने ये हमको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, समय समय पे क्या हो रहे थे, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए, ठीक है। किसी ने बताया कि जो उसमें धनावेश और ऋणावेश है पूरी संरचना में बिखरे रहते हैं, थॉमसन ने बताया था, ठीक है। तो इसी प्रकार परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मॉडल है, ठीक है, वो दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो रदरफोर्ड ऐसे वैज्ञानिक थे जिनने लगभग परमाणु की संरचना के बारे में सटीक जानकारी हमको दी थी। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी हो जाता है, तो अपन इसको पढ़ते हैं। देखो, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को समझने के लिए एक प्रयोग किया, ठीक है। उस प्रयोग में ये इन चीज़ों का उपयोग किया। तो अपन देखते हैं कि ये हैं क्या। देखो, पहली चीज़ है, यहाँ पे एक लेड का एक बॉक्स रखा होता है। इसका काम क्या होता है, अल्फा कण का स्रोत का काम करता है, अर्थात यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं, ठीक है। अब अल्फा कण बहुत सारे निकलेंगे सभी दिशाओं में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेड की प्लेट लगाते हैं। लेड की प्लेट इसलिए लगाते हैं कि ये जो सोने की पन्नी लगी है ना, जो प्रयोग में यूज़ होती है, ठीक है, उस पर क्या हो, सिर्फ एक किरण पुंजी यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। ढेर सारे ना पहुँच के सिर्फ एक किरण पुंजी हम यहाँ तक पहुँचे, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेड की एक प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो आईएमपी चीज़ है सबसे वो मेन है, ये गोल्ड की या जो सोने की पन्नी है, क्योंकि इसी के ऊपर हमको प्रयोग करना है। अब देखो, सोने की पन्नी हमने क्यों लिए, तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो गोल्ड है ये, मतलब जो सोना एक ऐसी धातु है जिसकी हम क्या करते हैं, बारीक से बहुत पतली से पतली पन्नी हम बना सकते हैं, ठीक है। पतली से पतली पन्नी लेने का हमारा औचित्य यही था कि इसमें कम से कम संख्या में, ठीक है, परमाणु हमारे पास उपलब्ध हो जाएं जिसका अध्ययन हम सुगमता से कर सकें, ठीक है। यदि मान लो बहुत मोटी हम प्लेट ले लेते हैं यहाँ पे, तो उसमें असंख्य संख्या में, ठीक है, लाखों की संख्या में अणु परमाणु रहते, ठीक है। तो हम परमाणु मॉडल का अध्ययन किस प्रकार करते थे, इसलिए हमने कहा कि ये गोल्ड सोने की पतली पन्नी ली जिसमें कम से कम संख्या में क्या रहें, हमारे परमाणु उपस्थित रहें, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक आपको ये चक्री संरचना दिखती होगी घोड़े के नाल जैसी। तो ये क्या है, देखिए, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, जिंक सल्फाइड है। ये इसको बोलते हैं हम फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट या इसको बोलते हैं हम स्फुरदीप्ति पदार्थ। इसका काम क्या होता है कि जब भी इससे अल्फा कण टकराएंगे, जब भी इससे अल्फा कण टकराएंगे, यहाँ से अल्फा कण निकले, देखिए यहाँ से अल्फा कण निकले, ये सोने की पन्नी में गए, ठीक है। कुछ सीधे निकल जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, इन परमाणुओं से टकराकर, यहाँ पे जो सोने के गोल्ड के परमाणु हैं उनसे टकराकर क्या हो जाएंगे, सभी दिशाओं में विक्षेपित हो जाएंगे, ठीक है। जब ये विक्षेपित होंगे तो यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड है ना, इससे ये टकराएंगे, और जहाँ जहाँ पे टकराएंगे वहाँ पे चमक उत्पन्न करेंगे, वहाँ पे ये करेंगे, चमक उत्पन्न करेंगे। तो इन चमक उत्पन्न होने से कहाँ पे चमक उत्पन्न हुई, किस प्रकार हुई, इससे रदरफोर्ड ने विभिन्न टाइप के निष्कर्ष निकाला जो परमाणु की संरचना बनाने में बहुत हेल्प हुए। देखिए कैसे, मान लो क्या है, ये हमने जो सोने की पतली पन्नी लिए थे वो है, और यहाँ पे क्या है, ये सोने या गोल्ड के हमारे पास परमाणु हैं, ठीक है। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये परमाणु, और ये काला भाग है उनका ये नाभिक है, ठीक है, उनका ये नाभिक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिए हैं, अल्फा किरण पुंज ले लिए हैं जहाँ से अल्फा किरणें निकलेंगी। तो यहाँ पे देखो, आप देखते होगे
जब इनने अल्फ़ा किरण पुंज हैं इनको इनने इस सोने की जो पतली पन्नी है, ठीक है, इसमें गुजारना चालू किया तो यहाँ पे विभिन्न टाइप के निष्कर्ष निकले। देखिए कैसे। कुछ किरणें क्या थी, वो सीधी दिशा में जा रही थी और सीधी दिशा में मतलब यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड लगा है, ठीक है, इस प्रदीप्ति पदार्थ जहाँ से किरणें आई और चमक उत्पन्न हो गई। ठीक है, ठीक है। कुछ किरणें क्या हो रही थी, सीधी दिशा में जाके चमक उत्पन्न कर रही। अब रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ किरणें क्या थी, अलग जगह चमक उत्पन्न कर रही थी, अर्थात ये निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ किरणें क्या हो रही थी, अपने मार्ग से विचलित हो रही थी। ठीक है, यहाँ गई, यहाँ से चमक उत्पन्न हुई, यहाँ गई, यहाँ पे चमक उत्पन्न हो गई, अर्थात कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे चमक उत्पन्न हुई, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो रही थी और बहुत कम किरणें ऐसी थीं क्या जिसमें क्या हो रहा था कि किरणें जिस मार्ग से जा रही थी ना वहीं से वापस भी आ रही थी। ठीक है, जिस मार्ग से जा रही थी वहीं से वापस भी आ रही थी। मान लो ये किरण इस मार्ग से गई, ठीक है, इस मार्ग से गई और यहीं से वापस आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इतने सारे परमाणुओं पर प्रयोग न करके मान लो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को हम क्या कर रहे हैं, एक परमाणु के लिए बनाएं तो कुछ मॉडल इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये है हमारा एक, मान लो ये हमारा एक परमाणु है, एक परमाणु के लिए रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। मान लो हमारा ये क्या है, परमाणु है, ठीक है, एक परमाणु है और इसके केंद्र में क्या है, ये एक नाभिक है। ठीक है, ये है, ये सोने की एक पतली पन्नी है, ठीक है, उसका एक मान लो ये हमारे पास परमाणु है, ठीक है, उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये फाइनल डायग्राम है जिसको आपको एग्जाम में बनाना है। तो देखो क्या हुआ, 3 टाइप की किरणें हमको मिल गई थी। ठीक है, कुछ किरणें क्या हो रही थी, सीधी निकल रही थी। ठीक है, अल्फा कण सीधे निकल रहे थे, विचलन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये जो किरणों की संख्या थी जो सीधी निकल रही थी, ये लगभग 99% किरणें सीधी ही निकल जा रही थी, अर्थात जो अल्फा कण 99% थे वो यहाँ से निकल रहे थे और सीधे क्या हो रहे थे, जिस दिशा में मतलब जिस डायरेक्शन में निकल रहे थे वहीं पे जाके यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रहे थे वो जिंक सल्फाइड से। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु है उसका जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता होगा। ठीक है, क्योंकि 99% जो किरणें हैं उसमें कोई मार्ग में उनका विचलन नहीं हुआ। ठीक है, वो कहीं टकराई नहीं। ठीक है, सीधी दिशा में गई और चमक उत्पन्न की जिंक सल्फाइड पे। तो 99% जो किरणें थी वो सीधी चली गई। ठीक है, अर्थात उससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। अब क्या हुआ, जो कुछ किरणें थी ना, ठीक है, वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। बहुत कम किरणें, ज़्यादा नहीं, बहुत कम किरणें क्या हो गई, लगभग 1% किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। अर्थात उससे निष्कर्ष निकाला गया कि जो अल्फा कण जो विचलित हो गए हैं, जो, ठीक है, वो क्या है, धनावेशित कण होगा यहाँ पे नाभिक में। क्यों धनावेशित होगा, क्योंकि अल्फा कण क्या है, खुद धनावेशित कण है। हीलियम का धनावेशित कण क्या कहलाता है, ठीक है, अल्फा कण। ठीक है, तो यदि यहाँ पे नाभिक में धनावेश होगा तो उससे ये क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे और प्रतिकर्षित होके क्या हो जाएंगे, ये विचलित हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होके विचलित हो जाएंगे। ठीक है, ये निष्कर्ष निकाला गया। ठीक है, अब देखो अंत में क्या हुआ कि लगभग 20,000 जब अल्फा कण गुजारे गए, अल्फा किरणें गुजारी गई, तो 20,000 में से सिर्फ एक ही कण क्या हो गया, वापस लौट गया, वापस लौटा, अल्फा कण यहाँ पे है, लौट गया। अर्थात 20,000 यहाँ पे अल्फा कण पास हुए तो लगभग एक कण क्या हो गया, उसी मार्ग पे वापस आ गया। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पे जो नाभिक है ये बहुत छोटा भाग है। ठीक है, परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत अल्प छोटा है, क्योंकि 20,000 में से एक किरण यहाँ पे वापस आई और चूंकि ये किरण वापस आ गई, आकर्षित नहीं हुई। यदि मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता केंद्र में तो अल्फा कण वहाँ पे आकर्षित हो जाते, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या हो जाता, आकर्षण हो जाता। लेकिन यहाँ पे समान आवेश होने के कारण क्या हो गया, अल्फा कण प्रतिकर्षित हो गए। अल्फा कण में भी धनावेश है और नाभिक में भी धनावेश रहा होगा, इसलिए क्या है, जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से ये वापस आ गए। देखो हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हमारा IMP है वो हम लिख लेते हैं। हमको एग्ज़ाम में लिखना क्या है, तो देखते हो सन 1911 में रदरफोर्ड ने क्या है, पतले स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों की बौछार करके परमाणु के रचक घटक, अर्थात रचक घटक कौन कौन से होंगे उसमें, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं की व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है, वो कहाँ पर होंगे, संबंधी जानकारी दी। ठीक है, तो प्रयोग के बाद ये निम्न परिणाम प्राप्त हुए। हमको क्या क्या हुए, लगभग क्या है, इसमें बहुत से अल्फा कण, लगभग 99% क्या है, स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए चले गए, अर्थात जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से चले गए। ठीक है, कोई भी इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं हुआ।
सेकंड है कि कुछ अल्फा कण क्या है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अर्थात देखे होंगे आपने कुछ इस दिशा में विचलित हो रहे थे और कुछ इस दिशा में विचलित हो रहे थे, ठीक है। थर्ड है कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण क्या हो रहा था अपने पूर्व मार्ग पर वापस आ रहा था, ठीक है। अर्थात जिस दिशा में वो जा रहा था उसी दिशा में क्या हो रहा था, वो वापस आ रहा था। तो तीनों जो परिणाम हैं, तीनों परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाला। देखिए क्या क्या निष्कर्ष, देखो यहाँ पे पहला निष्कर्ष निकला कि चूंकि जो अधिकांश अल्फा कण हैं लगभग कितने 99% बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, ठीक है। अर्थात परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा होगा, खोखला होगा, ठीक है। क्या होगा, कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सेकंड निष्कर्ष में निकला कि कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, बहुत कम, लगभग 1%, ठीक है। अर्थात परमाणु के नाभिक में कुछ धनावेशित कण उपस्थित होंगे तभी तो ये विचलन हो रहा था, ठीक है। क्योंकि अल्फा कण, ठीक है, द्रव्यमान युक्त धनावेशित कण होते हैं जैसे मैंने बताया, अतः केंद्र में भी द्रव्यमान युक्त धनावेशित कण होंगे तभी ये विचलन हो रहा था। अर्थात रदरफोर्ड ने नाभिक को, इस जो केंद्र है, केंद्र स्थान को क्या दिया, नाभिक नाम दे दिया। देखो जो अगला थर्ड निष्कर्ष है वो ये निकला कि जो परमाणु है उसमें क्या होता है कि जो बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण क्या थे अपने मार्ग में लौटकर वापस आता है। अर्थात यह निष्कर्ष निकला कि जो नाभिक है वो क्या होता है, दृढ़ होता है, ठीक है। केंद्र स्थान जो नाभिक है वो दृढ़ होता है और यह परमाणु में यह बहुत कम भाग घेरता है, बहुत कम भाग घेरता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या दी गई है, परमाणु की त्रिज्या होती है, ठीक है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर और जो नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। यदि मैं इसको आपको ओरल भाषा में बताऊं तो मान लो ये आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, लगभग इतना बड़ा ग्राउंड है कि जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 5 किलोमीटर हो, कितनी हो, 5 किलोमीटर हो, ठीक है। तो इस पूरे ग्राउंड को हम मान लें परमाणु, तो पता है यहाँ पे जो नाभिक है वो कितना छोटा होगा, नाभिक होगा हमारी एक क्रिकेट की गेंद के बराबर, इतना छोटा होता है, ठीक, बहुत छोटा होता है यहाँ पे नाभिक, क्रिकेट की गेंद के बराबर होगा और यहाँ पे परमाणु है वो इतना बड़ा होगा।